तहरीक इंसाफ एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी के हवाले से प्रोपेगेंडा करने में मशगूल है। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी आलमी नशरियाती इदारे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गुफ्तगू करते हुए अपने इस खौफ को दोहराते हैं। अपनी ही दी गई टाइम लाइन के मुताबिक गिरफ्तार ना होने की सूरत में अपना पैंतरा तब्दील करते हैं और दोबारा से चंद रोज़ बाद गिरफ्तार किए जाने का खदशा बयान करना शुरू कर देते हैं। वो अपने बयानात में ये तो बताते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी का खौफ नहीं है, लेकिन उनकी आहो बुका से अंदाज़ा होता है कि वो गिरफ्तार किए जाने के ऐसे खौफ में मुब्तला है कि बार बार इसका जिक्र खैर करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर दोहराया कि मुझे खदशा था कि इसी हफ्ते जेल होगी, लेकिन मेरे वकीला ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। इसके बावजूद मुझे कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ वक्ती सवाल है, पीर या अगले हफ्ते किसी दिन वो मुझे जेल भेज देंगे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर अमल में लाई गई। उन्होंने कहा साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ओहदे की तौसीह के लिए मंसूबा बनाया था। इसी तरह जुमेरात को यूट्यूब पर तकरीर करते हुए नवाज शरीफ को चैलेंज दिया कि वो पाकिस्तान आए और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। सबके करप्शन केसेस तो खत्म हो गए हैं, अब ब्रेक आ गया है, उनको वापस बुला लें। वो वापस क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने चैलेंज तो नवाज शरीफ को किया है, लेकिन अब खबरें उनके चैलेंज के जवाब में उन्हीं की जमात के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक के चैलेंज के हवाले से सामने आ रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उन्होंने चैलेंज किया है कि वो केपी के किसी भी हलके में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत ऑफिस एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान माफ़ी तलाफ़ी के लिए सरगर्म हो गया है। गुज़श्ता दिनों बानी तहरीक इंसाफ का बनी गाला में क़याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इसी हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इन्हीं दिनों किसी एक मोतबर कारोबारी शख्सियत के ज़रिए दोबारा पैगाम रसानी की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस कोशिश का भी कोई मस्बत जवाब नहीं आया क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में साढ़े 9 मई के हवाले से दरगुजर करने को तैयार नहीं है। यहाँ एक बात तो तय है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक तरफ तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नए हुए हैं, दूसरी तरफ वो अपने लिए स्पेस हासिल करने के लिए भी कोशा है और कई कोशिशें कर चुके हैं। कोशिशें बाराबर होंगी या नहीं होंगी बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई में बात करने से पहले सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है और उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बड़े मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों को एतमाद में ले रहे हैं, अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पेश कर रहे हैं। इससे क्या तासुर मिलता है? क्या हुकूमत जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मसरूफियात बढ़नी ही थी उनकी, ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत जब जाने वाली होती है तो ये काम करती है। लेकिन इसका एक और एंगल है और वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है। ये है बहुत बहुत अहम, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जिस तरीके से आपको कर्जा दिया और उसमें 3 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ डील करना पड़ेगा, मौजूदा और दरमियान में इंटरम और उसके बाद आने वाली हुकूमत, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मौजूद है और उसके अंदर यह है कि एक ये भी ख्याल आया जा रहा है कि जो कर्जा है वो तो ये हुकूमत लेगी, लेकिन उसके बाद फिर आने वाली इंटरम हुकूमत जो है शायद उस मामलात को उस अंदाज में ना चला पाए और फिर मजीद आने वाली हुकूमत जो है वो मजीद उसमें कोई कमी कोताही कर दे। इसलिए फौरी तौर के ऊपर इस हुकूमत का कंटिन्यू करना, अपने टेन्योर को आगे बढ़ाना जो है ये अहम है। इसके अंदर इत्तेहादी जो जमातें हैं उनकी आपस की अपनी मामलात हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि जो लोग उसने जनूबी पंजाब और दीगर अजला से लोगों को इकट्ठा किया है किसी भी लालच के अंदर, तो वो जो लोग हैं वो उससे बदजन हो जाएंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी फौरी जो है वो इंतखाबात जाती है। तीसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग है, जो कि ज़ाहिर है उनके अपने मजबूरियां हैं, उनको मालूम है कि जो भी हुकूमत का कठिन मराइल थे, जो मुश्किलात थी वो तो उनके ऊपर आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बड़े एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया और उसके अंदर मज़े तमाम हुकूमत के जो थे वो उन्होंने लिए। तो इस टाइम पे जो मुझे इंटरम सेटअप जो कि पंजाब के अंदर है या जो जिस तरह से चल रहा है केपी में, ये तो मुझे कंटिन्यूएशन के अंदर नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो मौजूदा हुकूमत की भी एक्सटेंशन की बातें जो हैं वो आज शुरू हो चुकी हैं। मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो रेहान तारिक साहब आपके इल्म में है कि बहुत ही दिगरगूं है, क्योंकि एक आखिरी मरहले के अंदर एक आखिरी मार्का जो है वो इस टाइम पे लड़ा जा रहा है। छोटे कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। जो सानिया हुआ बहुत ही ख़तरनाक, जो कि जोब के अंदर हुआ, उसको आप बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये बाकायदा
میرے اطلاعات کے مطابق داعش اور تحریک طالبان پاکستان کا گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ہوا، اور اس قسم کے واقعات جو کہ ایک آپ کے چند دنوں میں 3 میجر افسران اور متعدد تقریباً 50 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے سیکیورٹی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں افواج پاکستان کے اندر بھی کچھ توسیع جو ہے وہ شاید ان سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو دی جائے جن کی مدت دیکھیں یہ ایک اور ڈائمنشن ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے، لیکن جس تاثر کا اظہار اور خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں کہ حکومت کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی، تو گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 14 اگست کو اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل نیریٹو اس وقت شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں یا وہ اے ٹائم یوز کر رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن سیریمنی سے خطاب کرتے ہیں، پھر قوم سے خطاب اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا ہے، اس سے تاثر تو یہی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسی نوٹ پہ اختتام کرے اور اس کے بعد پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ کرے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا شاید اس کی مدت ملازمت بڑھ سکتی ہے۔ خوف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ہاں یہ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کی مدت نہ کہیں بڑھ جائے اور الیکشنز ان کے ہاتھ سے بھی دور نہ ہو۔ جی، یہ دو مختلف آ رہے ہیں، بالکل میں آپ کی بات سے بھی اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ اس میں یا تو انٹرم سیٹ اپ جو بھی آئے اس کی مدت جو ہے وہ اس میں توسیع ہو جائے، لیکن اس میں صرف ایک ہی ہنچ ہے اور وہ ہے IMF کا، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ہم تب دیں گے جب آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو پروسیس ہے قانونی اور آئینی اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تو یہ ایک وہ واحد بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ آج ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر موجودہ حکومت کی توسیع کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، اور سیاسی حکومتیں شاید IMF کی وہ کڑی شرائط پوری نہ کر سکیں جو انٹرم گورنمنٹ کر پائے، تو اس لیے تو پرفیکٹ تو یہی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آئے، کیونکہ ان کا تو کوئی ڈیلیورنس کا بوجھ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، وہ ووٹ لے کر نہیں آئے ہوتے اور IMF کی کنڈیشنز کو یا اس پروگرام کو بہتر انداز میں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن عبداللہ گل صاحب، جو بات آپ نے کی، آپ کے بھی سورسز ہیں، بڑے کنیکٹڈ ہیں آپ، یہ بتائیے کہ جو چیئرمین PTI ہیں ان سے متعلق کچھ خبریں بھی ہیں کہ وہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے سے پیغامات بھیج رہے ہیں اور بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں، ڈور ناکنگ کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز انہوں نے جو خطاب کیا ہے اپنے YouTube چینل کے اوپر بھی، اس میں بھی پاور بروکرز کہا ہے، اور پاور بروکرز کہہ کے پکار کے، اور پھر وہ اپنی 27 سالہ جدوجہد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو حالیہ چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے، کیا ڈور ناکنگ ہو رہی ہے، ملاقاتوں کے لیے کوشش ہو رہی ہے؟ جی، ڈور تو بہت ساری نوک ہوئی ہے، لیکن ڈور نوک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، دروازہ کھلنے کی بات ہوتی ہے۔ دروازہ کوئی نہیں کھولا، یہ میں آپ کو بڑا وثوق سے اور بڑے مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دروازہ کوئی نہیں کھولا گیا، کیونکہ جو دیتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، یا تو ان کو پارٹی سے برخاست کر دیا گیا یا پارٹی جو ہے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ڈور ناکنگ کرنے میں، ورنہ دیکھیں نا، جو ڈور ناکنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ اوپنلی نہیں، آپ خاموشی سے جو ہے معاملات طے کرتے ہیں، اس کو آپ جس کو کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا ڈورز کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوٹیوب چینل کے سہارے لے کے یا سوشل میڈیا کا سہارا لے کے درخواست نہیں کرنی پڑتی۔ اس لیے آپ نے ان کا پہلے بھی انٹرویو تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہاں سے تو ابھی تک کوئی بات نہیں آئی، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت وجوہات ہیں۔ آپ کو اگر پاسٹ ٹریک ریکارڈ یاد ہوگا تو جب جنرل راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے ان کو اور طاہر القادری صاحب کو کہا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے عوام کے اندر بات رکھ دی کہ مجھے تو راحیل شریف صاحب نے بلا لیا۔ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی، کیونکہ معاملات تو ملکی سطح کے اوپر جو ہے ایک آپ ذمہ دار شخصیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طریقے سے سلمان احمد صاحب اور دیگر جن لوگوں کی کچھ ملاقاتیں اہم لوگوں سے ہوئیں ملکی مفادات کے لیے، ملکی بہتری کے لیے، اس کو جو ہے وہ تشتغام کیا گیا، اس کو میڈیا کی زینت بنایا گیا۔ یہ باتیں اگر آپ اس طریقے سے میڈیا کی زینت بناتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک عدم تحفظ اور ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ PTI کے درمیان میں اور راولپنڈی کے درمیان میں ایک کانفیڈنس کا بہت بڑا فقدان ہے، جو فی الحال مجھے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ دور دور تک آپس میں ملتی نظر نہیں آتی۔ لیکن اطلاعات ہے کہ چند روز پہلے جب چیئرمین PTI اپنے مقدمات میں ضمانت کی غرض سے اسلام آباد میں موجود تھے، بنی گالہ رہائش گاہ بھی پہنچے، تو کسی بڑی شخصیت کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی جو برج کا رول پلے کر سکتی ہے، اور وہاں کچھ میل ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کیا وہ بنی گالہ میں اس دن کا جو قیام ہے وہ بھی، اس میں بھی کوئی پیش رفت ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہے اس متعلق؟ نہیں، دیکھیں بڑی
देखें इस टाइम पे बड़ी वो कौन शख्सियत होती है जिनके पास ताकत है ना, वो बात है। उनका जो मामला है वो क्या हुकूमत के साथ है या रावलपिंडी के साथ है। जो 9 मई के वाकयात हुए, क्या उन्होंने हुकूमती तनसीबात को जो निशाना बनाया, सियासी में हुकूमत तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन क्या जो असम्बलियाँ थीं या कोई सियासी असर रसूख वाले घर थे उनको बनाया, या उन्होंने आर्मी की तनसीबात को निशाना बनाया। इसलिए मेरा ख्याल है ज़ीरो टॉलरेंस इस टाइम पे मौजूद है। 88वीं जो कॉन्फ्रेंस थी, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है, फौज एक पॉलिटिकल किरदार अदा कर रही है। वो अपने ना किसी को सियासत के अंदर मदाखलत करना चाहती है और ना वो ये चाहती है कि कोई उनके मामलात में मदाखलत करे। मेरे ख्याल है कि वो शहादतें दे रहे हैं, वो इस टाइम पे एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं आपको। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें सर, लास्टली एंड क्विकली, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत अब सेट हो गई है कि 16 को होने जा रही है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आज हुई है। ऐसे में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कुछ मुलाकातों की इतलात भी हैं कि वो पीटीआई की उस सेकंड टियर लीडरशिप से भी मिल रहे हैं जो बराह रास्त 9 मई इंसिडेंट्स के अंदर मुलव्वस थे। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया और फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक बातें आ रही है, तो अदालत बचा पाएगी या कोई बचाव की सबील होती हुई नजर आ रही है चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए 14 मई को अदालत ने इलेक्शन की डेट दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूं कि अदालत के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एक जो उनकी सोच के अंदर एक जो डिवाइड है वो मौजूद है, और उसका हमने बारहा देख चुके। इसलिए जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं जिनको नामजद कर दिया गया हुआ है ऑलरेडी, उनकी सोच में और मौजूदा चीफ जस्टिस की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।